मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतनी भव्य सेरेमनी जो आज आपके लिए हो रही है, उस दौर में इन कार्यक्रमों का कोई समय नहीं था। लेकिन अब इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है आप सबके लिए, जब आप एक लाइफ के एक ऐसे फेज में जा रहे हैं जहां आपकी लाइफ की दिशा तय होगी। ये तय होगा कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे, आप कहां पहुंचेंगे। इस समय को आपको बहुत बारीकी से अवलोकन करना है और तय करना है व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। अभी तक आप स्कूल के दौर में थे, वहां टीचर्स थे, गाइडेड कोचिंग होता था, सब कुछ टेम्पलेट पे तय था। बट अब एक फ्रीडम है, अब आपके पास पंख है, अब आप उड़ान भर सकते हैं, आप तय कर सकते हैं आपको जिंदगी में क्या करना है। अब आपको फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, डिसीजन अबाउट योर करियर, डिसीजन अबाउट योर लाइफ, डिसीजन अबाउट चॉइस ऑफ योर प्रोफेशन। व्हेन आर यू गोइंग टू टेक ए डिसीजन, रिमेंबर वन थिंग, लाइफ में दो ही ऑप्शन होते हैं। आप किसी भी फील्ड को चुने, कहीं पर भी जाएं, लीड और फॉलो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लाइफ की जो फ्लाइट है उसमें दो ही ऑप्शन है, तो पायलट है या पैसेंजर है, बीच का कोई नहीं है। तो आपको तय करना है कि आप लाइट को लीड करना चाहते हैं या किसी को फॉलो करना चाहते हैं। लीड करने के लिए जस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसला अगर आप लें, वो ये ले कि आपको कैरियर क्या चुनना है। मैं आपको इसलिए देता हूं, मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज को छोड़ के यहां आया था। मैं रामजस में भी पढ़ा, मैं केएमसी में भी, स्टीफन, सब जगह छोड़ के मैं आया था, बिकॉज मैं वो पढ़ना चाहता था जो मुझे पसंद था, वो वहां नहीं था। आई वॉन्टेड टू स्टडी मैनेजमेंट एंड दिस वॉज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एट दैट टाइम फॉर 5-year MBA. सो आई केम हियर टू चूज माई पैशन so that I can align with profession. The most important advice, मैं अनवांटेड एडवाइस इसलिए कहूंगा कि इस एज में एडवाइस लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब वहां होते हैं लगता है हमें सब कुछ आता है, हमें सब पता है, ये इस एज में होता है। लेकिन फिर भी दिस अनवांटेड एडवाइस आई विल गिव यू, आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन से लिंक करें, अदरवाइज लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप सक्सेस नहीं ले पाएंगे। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो में गए थे। वो पहली बार था जब दुनिया ने भारत की ज्ञान परंपरा की ताकत को पहचाना था। मैं भी कभी ऐसा ही करता था, आप चिंता मत करिए, नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है ये, डोंट वरी। तो विवेकानंद जी ने जो बात की थी, 5 मिनट की स्पीच थी, जो सिर्फ 1 पेज की थी। आप उस स्पीच को नेट पे जाके पढ़िएगा। उसका पहला सेंटेंस था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। लगभग 5 मिनट तक ही उस पर क्लैपिंग हुई थी। आप उस प्रोसेस को समझिए कि दुनिया ने एक शब्द के लिए भारत के सामने खड़ा होके 5 मिनट तक क्लैपिंग की। वो क्या ताकत थी? वो हमारे ज्ञान की ताकत थी। और जिस संस्थान के नाम पे, जिस संस्थान में आज आप हैं, महर्षि दयानंद, मैं सर से निवेदन करूंगा कि जिस महापुरुष के नाम पर ये भव्य संस्थान, ये यूनिवर्सिटी चल रही है, उसका पोर्ट्रेट भी अगर यहाँ होगा तो हमारी आने वाली जनरेशन को अपने संस्कार से सीधा जुड़ने का मौका मिलेगा, हम जान पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमें विश्व गुरु कहा जाता था, कभी सोचा क्यों? शायद इसलिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। आज हमारा कैंपस में भी ऑक्सफोर्ड में था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो पुरानी बिल्डिंग हो सकती है, हमारी नहीं है, लेकिन हमारा कैंपस ऑक्सफोर्ड से एक कदम पीछे नहीं है, क्योंकि मैं वहां रह के आया हूं। एक कदम पीछे नहीं है, आपकी फैसिलिटीज है, शायद वहां से बड़ी, उससे बड़े स्केल पर, उससे अच्छे तरीके से है, लेकिन ताकत कहां से आती है? ताकत आती है ज्ञान से। एजुकेशन क्या है? आप सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, शिक्षा क्या है, एजुकेशन क्या है? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है पूरे देश के लिए। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन 3 शब्दों का एक संगम है। आप लिख सकते हैं, पूरी लाइफ आपको याद रहेगा। पहला, नॉलेज, जो आपको करिकुलम देता है, टेक्स्ट बुक देती है, जो आप पढ़ते हैं उससे मिलती है। नॉलेज जिसकी फाउंडेशन पे आपका बेस तैयार होता है। उसके नीचे एक और फाउंडेशन है, वो है स्किल। लाइफ में जो आपको स्किल मिलती है, चाहे वो लैंग्वेज के तौर पे हो या टेक्निकल स्किल हो, कोई भी स्किल हो, वो उसके साथ जब जुड़ती है तब आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है नॉलेज का, तब आप आगे बढ़ पाते हैं, तब आप सक्सेस मिलती है। और उन सब के नीचे एक और फाउंडेशन है जिस पे पूरी इमारत खड़ी होती है। 100 फीट की बिल्डिंग, मैं हमेशा बोलता हूँ, 100 मंजिल की बिल्डिंग इस बात से तय होती है, इस बात से तय नहीं होती कि पिलर कितना ऊंचा है, इस बात से तय होती है नींव कितनी गहरी है। वो गहरी नींव होती है वैल्यू सिस्टम, वो गहरी नींव है वैल्यू सिस्टम। सो सबसे नीचे वैल्यूज हैं, उसके बाद स्किल है, और फिर आपकी जो नॉलेज आप लाइब्रेरी से, टीचर से, फ्रेंड से, कहीं से भी ले सकते हो दुनिया में। इन तीनों को मिला के वो एजुकेशन होती है। उस एजुकेशन से आदमी का कैरेक्टर बनता है, और इस कैरेक्टर बिल्डिंग की बात 1893 में स्वामी विवेकानंद ने पहली बार दुनिया को बताई थी। कैरेक्टर बिल्डिंग से नेशन बिल्डिंग, इससे पहले ये सेंटेंस किसी ने नहीं बोला था। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण।
मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, कम से कम महीने में 3 बार अलग अलग देशों में जाने का मौका मिलता है देश के लिए। इंडिया मैटर्स नाउ। आज भारत की गिनती होती है, उसके बहुत से कारण हैं और उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण 2 हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन वैल्यू सिस्टम, और उसको आगे ले जाने वाला इंडियन यूथ, भारत का युवा। दुनिया के 10 टॉप इंस्टीट्यूट्स को उठाइए, उनके सीईओ आप जैसे लोग हैं जो आज यहां बैठे हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आज मैं यहां हूं, आने वाले मुझे 23 साल लगे उस चेयर को यहां चेंज करने में, आपको 10 साल लगेंगे इस चेयर को चेंज करने में। आप में से एक युवा 10 साल बाद, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यहां खड़ा होगा और आने वाले जनरेशन को कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस साझा कर रहा होगा। ये पावर है यूथ की। दैट्स व्हाई द होल वर्ल्ड इज लुकिंग अप टू इंडिया। यूथ डिविडेंड, बिकॉज वी आर लीडिंग द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, थ्रू सॉफ्ट पावर, थ्रू वैल्यू सिस्टम, थ्रू नॉलेज सिस्टम। एक बात और कही थी स्वामी विवेकानंद ने अपनी शिकागो यात्रा में, क्योंकि लाइब्रेरी का नाम विवेकानंद है इसलिए मुझे याद आ गया जब सर बोल रहे थे। उन्होंने कहा था 20वीं सदी यूरोप की है, 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी। और देख लीजिए 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। 1920 से लेके 1930 की सदी हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई थी। हिंदुस्तान की आजादी के सबसे बड़े आंदोलन इस दौर में हुए, सबसे बड़े घटनाक्रम इस दौर में हुए। और 2020 से 30 की लड़ाई इस देश के युवाओं को, भारत को उस पराकाष्ठा पे ले जाने की है जिसके लिए भारत बना है। भारत को विश्व में नेतृत्व देने की क्षमता की है। आप अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जितना अपने आप को काबिल समझते हैं, मान लीजिए मैं गारंटी पे लिख के देता हूं, आप उससे 10 गुना काबिल हैं। आप जितने अपने आप को विद्वान समझते हैं, उससे 10 गुना विद्वान एक्चुअल में हैं। बट प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है फोकस की, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है। इन दिस कंट्री एवरी यूथ अमंग्स यू हैज इक्वल टैलेंट, दैट मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल टैलेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, बट प्रॉब्लम डिफरेंस आता है फोकस से। लाइफ को मैनेज करने के 3 ही रूल हैं। फर्स्ट इज लाइफ मैनेजमेंट इटसेल्फ, दूसरा है टाइम मैनेजमेंट, तीसरा है एनर्जी मैनेजमेंट। कई बार आपके पास समय होता है शाम को घर आने के बाद, लेकिन पढ़ने की ऊर्जा और कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को पूरे दिन में वेस्ट किया है। प्रिजर्व योर एनर्जी। इस एज में अच्छा लगता है बाइक पे घूमना, हम भी घूमे होंगे कभी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय विवेकानंद लाइब्रेरी में गुजारा था, सबसे ज्यादा, सुबह से लेकर शाम तक। इसका कारण है, दुनिया के 10 सफल लोगों का डाटा उठाइए, मोबाइल आपके हाथ में, मैं 1 मिनट देता हूं। 10 पावरफुल लोग, 10 टॉप पावरफुल पीपल, 10 टॉप रिचेस्ट पीपल, 10 टॉप इन्फ्लुएंशियल पीपल, उन सबके बीच 2 चीज कॉमन है। नंबर 1, दे आर ऑल बुक रीडर्स। they read and extensively they read. Number 2, टाइम मैनेजमेंट। वो अपना समय नहीं देते, क्योंकि यही एक चीज है दुनिया में जो आप खरीद नहीं सकते। बाकी आप कुछ भी खरीद सकते हो, आप इंसान को खरीद लीजिए। अब लड़ाई जमीन से छोड़ के चांद पे चली गई है, स्पेस वॉर चल रहा है, लेकिन टाइम कोई नहीं खरीद पाया आज तक, बिकॉज टाइम क्लॉक इज फिक्स्ड। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप इस फेज में इन 3 दिनों में जा रहे हैं, आप तय करें कि आप आने वाले 1000 दिनों में क्या करने वाले हैं। 1000 दिनों की मेहनत करिए, अगले 10,000 दिन आपके हैं, और इन 1000 दिनों को एंजॉय करिए, अगले 10,000 दिन आप स्ट्रगल करेंगे। वर्क हार्ड नाउ एंड एंजॉय लेटर, और एंजॉय नाउ और वर्क हार्ड लेटर। दैट वर्क इज मोर पेनफुल, बिकॉज चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। हमारे समय में इतनी दिक्कतें नहीं थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। हमारा समय बहुत आसान था, हमारे सामने इतनी चुनौतियां नहीं थी। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, देयर वाज नॉट सो मच ऑफ चैलेंजेस इन आवर टाइम, इट वाज अ वेरी सिंपल फोकस्ड लाइफ। आपके टाइम में चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और ये चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए उसी रेशो में बढ़ती जा रही है। अब उस अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस के बीच का जो रास्ता निकालना है, वो सिर्फ आपको निकालना हुआ है। मुझे बोला गया मैं मोटिवेशन लेक्चर दूंगा, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। आप मोटिवेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं? नो, मोटिवेशन कैन नॉट बी जनरेटेड, इट इज ओनली सेल्फ मोटिवेशन। देयर इज नो वर्ड नोन एज डिसिप्लिन, कोई वर्ड नहीं है डिसिप्लिन जैसा दुनिया में, इट इज सेल्फ डिसिप्लिन। हाउ डू यू जज इट? छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आप तय करते हैं मैं सुबह उठूंगा, रनिंग करने जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, 5 बजे अलार्म बजता, ठक से हाथ मार के साइड में आप रख देते हो। दैट इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ योर फेलियर। वो आपके जीवन का पहला फेलियर सुबह के पहले मोमेंट शुरू हो गया है, आप फेल होना शुरू हो गए हैं, बिकॉज आपने अपना लिया हुआ फैसला खुद बदल दिया, आपने अपना तय किया हुआ लक्ष्य छोड़ दिया, आपका फेलियर होना निश्चित है। You decided, मैंने तो डिसाइड नहीं किया था कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। मत करिए, बिकॉज इफ यू स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस एंड स्टॉप वायलेटिंग देम योरसेल्फ, यू स्टार्ट मेकिंग योर विल पावर गेटिंग वीक एंड वीक एंड वीक।
आप खुद को वीक कर रहे हैं रोज और आपको नहीं मालूम है, बिकॉज ये न्यूरोफिजिकल डिसऑर्डर है, आपको पता नहीं चलता। हरियाणा की कल्चर देखी मैंने, बड़ा अच्छा लगा। नेचर देखा, इतना सुंदर ग्रीन कैंपस शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन नेचर और कल्चर के बीच में जो बैलेंस है, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिसको आपको समझना है। आप अपनी कौन सी लेगेसी पीछे छोड़ के जा रहे हैं, आपको आने वाली जनरेशन कैसे याद करेगी। हमने तो सब कुछ बना बनाया मिला है, हम क्या देके जाएंगे। हम एक विरासत देके जाएं जिसपे लोग नाज करें। आज हमें आजादी मिली है शहीदों के बलिदान देके। अभी भगत सिंह का जिक्र हुआ कि जब वो फांसी देने जा रहे थे, उनसे पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो चलिए उन्होंने कहा थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। वो बुक पढ़ रहे थे, एक दिन पहले आई थी, उसको चैप्टर को फिनिश करना चाहते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कीड़े किताबी कीड़े बनिए, नो, दैट इज नॉट द आइडिया। आइडिया ये देखिए कि एज इज जस्ट ए नंबर। आपकी उम्र आपको तय नहीं करती है, आपका जो योगदान है वो तय करता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का मैं एग्जांपल इसलिए देता हूं, वो आपकी उम्र के थे। 18-19 साल की उम्र है आप सबकी, 20 साल, 21 साल होगा, 22 साल, 23 साल हो सकती है। लेकिन 17 साल में भगत सिंह आंदोलन में कूदे और 23 साल में अमर हो गए। कारण कारण नॉलेज। राजगुरु सुखदेव ने भी वही शौर्य दिखाया था, वही बलिदान दिया, उसे फांसी पे चूमे, उसे कष्ट से गुजरे। लेकिन लेजेंड ऑफ भगत सिंह का है, लेजेंड ऑफ राजगुरु का नाम नहीं आया। कारण शौर्य तो बराबर है, लेकिन शौर्य की अभिव्यक्ति ज्ञान से भी आती है। मुझसे पूछते हैं आप आर्मी से हैं और इतना, थैंक यू, आप आर्मी से आते हैं, आप तो शस्त्र की दुनिया से आते हैं, और ये तो शास्त्रों की दुनिया है, आप यहाँ क्या करेंगे। इससे पहले भी मैं अलग अलग जगह पे रहा, दुनिया के लगभग कई कोनों में किया। आप समझिए, शस्त्र और शास्त्र एक साथ चलता है, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, ये हमारी ज्ञान परंपरा है। अगर कृष्ण बात करते हैं गीता की, तो अर्जुन को कहते हैं कि शस्त्र उठा और आगे बढ़। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपको एक प्रॉब्लम आएगी, डिसीजन डिलेमा, फैसला क्या लेना है। उसको लेने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। अगर आज आप अपनी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकते इस उम्र में, तो आप 3 साल बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का ख्वाब क्यों देखते हैं, और एक 10 लाख लोगों के जीवन के फैसले तय करने की उम्मीद कैसे रखते हैं आप। अगर आज अपनी जिंदगी का डिसिप्लिन नहीं रख सकते, आप 10 लाख लोगों के जिले को कैसे ठीक करेंगे आप। अगर आप एक क्लास में 30 बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते, आप पूरी यूनिवर्सिटी को कैसे आप चलाएंगे। मैं उसका कारण बताता हूं। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है लीडरशिप का, जिसको आपको उस लेवल पे जहां आज आप है वहीं तय करना है। आज आप एक छोटा सा क्लास चलाते हैं, कल्चरल सोसाइटी चलाते हैं, बुक क्लब चलाते हैं, लाइब्रेरी, कुछ भी करते हैं आप, आपको वहां फैसला लेना। अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो तटस्थ लोगों की गिनती इतिहास में नहीं होती है। छोटी सी कहानी और सुनाता हूं। एक बार ओलंपिक की रेस चल रही थी, और ओलंपिक की रेस में 42 किलोमीटर का मैराथन था, और लास्ट के 200 मीटर आप जानते हैं जो एथलीट लोग होंगे कितने क्रुशियल होते हैं, उसी में 15-20 लोग आ जाते हैं 30-40 सेकंड में। जो नंबर 1 एथलीट था, वो फिनिशिंग पॉइंट से 15-20 मीटर पहले गिर गया। बेहोश नहीं हुआ, वो होश में था, लेकिन डिहाइड्रेशन से उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो नेचुरल प्रोसेस है, और डिसओरिएंटेशन कहते हैं उसको। तो वो ऐसे फिनिशिंग लाइन के बजाय यूं चल पड़ा, क्रॉलिंग करते हुए, रुका नहीं, क्रॉलिंग ही करता रहा। तो नंबर 2 एथलीट जब पीछे से आया, उसने उसको उठाया, देखा ये क्या हो रहा है। तो नंबर 2 जो था, उसके पास ऑप्शन था कि वो आगे बढ़ के फिनिशिंग करके गोल्ड मेडल लेके वर्ल्ड का हीरो बन जाता। उसने क्या किया, रुका, देखा, वो गया, उसको उठाया, लेके आया फिनिशिंग पॉइंट के सामने जहां रस्सी बंधी होती है वहां लेके आया, उसको आगे किया, और लगभग हाफ ए सेकेंड के बाद उसके बाद एंटर किया, ना पीछे था। तो जो गिरा हुआ एथलीट था, जो उससे काफी आगे था, उसको उठा के उसने गोल्ड मेडल दिलाया, खुद सिल्वर लिया। पूरी दुनिया हैरान थी, ये क्या है, व्हाट इज दिस। पूरा मीडिया गोल्ड मेडलिस्ट को छोड़ के सिल्वर मेडलिस्ट का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। उसे पूछते हैं तुमने क्या किया, बोले व्हाट आई हैव डन, नथिंग। नो, यू कुड हैव बीन अ वर्ल्ड चैंपियन। Athlete says, I am still a world champion. No, no, you could have been a gold medalist. Athlete says, so what? Again, more media, they ask, but why have you done it? He says, very simple thing, very sweetly, why not? No, no, we are keen to know the reason. It's unusual, it's unprecedented. कभी नहीं हुआ इतिहास में ऐसा. He says very beautiful thing. If I would have crossed the line
seeing that man lying down there who would have been a world champion and I would have snatched his medal immorally, number one, what would I have thought of myself? See the conscience. What would I have thought of myself? Two, what my country would have thought of myself. Three, what my mother would have thought of myself. ये जो ज्ञान परंपरा है, ये जो संस्कार हैं, ये किताबों से नहीं आते हैं, ये उसी दिन से आते हैं जिस दिन भारत की भूमि पर एक मां एक बच्चे को जन्म लेने का फैसला करती है, और तभी शिवाजी पैदा होते हैं। शिवाजी की पहचान दो चीजों से होती है, केवल शौर्य से नहीं। शिवाजी की पहचान इस बात से भी होती है कि वो जीजाबाई का प्रोडक्ट थे। दैट इज द रोल ऑफ मदर एंड ए वुमन इन दिस सोसाइटी। वो इस चीज से भी तय होती है, समर्थ गुरु रामदास जो गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण हम देते हैं कि ये देश जाना जाता है गुरु शिष्य परंपरा से। शिवाजी और समर्थ रामदास को आप देखिए, चंद्रगुप्त और चाणक्य को देखिए, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस को देखिए, और अभी स्वामी दयानंद का जो आपने उदाहरण दिया आप उसको देखिए। जब जब इतिहास बदला है, गुरु शिष्य परंपरा उसके बीच में खड़ी नजर आई, और उस परंपरा का वहन करने वाला एक गुरु हुआ है। इसलिए आप कभी टीचर को उसके इंस्टेंट अपीयरेंस से मत जज करिएगा। टीचर सिर्फ गाइड होता है, और स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सरपास करना टीचर को। अगर आप समझते हैं कि टीचर को आपसे ज्यादा पता होना चाहिए, नहीं, स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा पता होना चाहिए। टीचर के पास सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज वाई जो कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ आप एंटर करने जा रहे हैं, उसमें ये एक्सपेक्टेशन लेके मत जाइए कि टीचर आपको सब रिसर्च बना के और ऑनलाइन पढ़ा देगा। नो, ही इज योर गाइड नाउ। आपको खुद पढ़ना है। स्वाध्याय, स्वधर्म, स्व संस्कृति और स्व भाषा, इन तीन चीजों को आप समझिए। मैंने अभी बात की स्किल की, आज की तारीख में भाषा एक स्किल भी है। अगर आपको एक भाषा एक्स्ट्रा आती है तो दुनिया के पहले 1% लोगों में आपकी गिनती होती है। आप दुनिया में जाइए, अगर आपको एक विदेशी भाषा आती है और एक देशी भाषा आती है, दुनिया के आधा % लोगों में आप पहुंच जाते हैं। उसका कारण, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, आप जिंदा रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ लैंग्वेज। स्वामी दयानंद का आपने उदाहरण दिया, जो मैं वैल्यूज की मैं बात कर रहा था। उन्होंने एक बड़ी सी 2 लाइन की शिबाले, वेदों की ओर लौटो। 5000 साल पुरानी संस्कृति। मैं ये नहीं कह रहा वेद पढ़िए, वेद एक संस्कार का भी रूप है। वेद नहीं पढ़ना है, गीता पढ़ लीजिए। गीता नहीं पढ़ना है तो कोई बायोग्राफी पढ़ लीजिए, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लीजिए, लेकिन वो पढ़िए जिसको आप अपने ज्ञान में कन्वर्ट करके एग्जाम में लिख सके, उदाहरण दे सके, लोगों को प्रेरित कर सके, और आपके जीवन को वो चीज बदल सके। एक और बात मैं जो आपसे कहना चाह रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझ पाए इस स्टेज पे। आप होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जाइएगा। मैंने बहुत नंबर लिए हैं, कभी सेकंड नहीं आया अपने स्कूल में, लेकिन जब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि लाइफ कैसे बनेगी, देन आई रियलाइज मार्क्स इज इंपॉर्टेंट बट नॉट ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपका ऑरा, सब कुछ मैटर करता है। आप डिग्री लेने को मैं लिटरेसी मानता हूं। जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, कहीं से मिल जाती है, ओपन स्कूल से मिल जाएगी, कहीं से मिल जाएगी, वो लिटरेसी है। अगर आप एजुकेटेड कहलाना चाहते हो तो इट शुड रिफ्लेक्ट इन योर कैरियर, कंडक्ट, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग यू डू। शिक्षित अगर आप हैं तो आप चाल ढाल, हरकत, सोच, विचार और संस्कार हर तरीके से शिक्षित नजर आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आपको मौका मिलता है जीवन में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स वेरी सॉफ्टली, बहुत चुपके से आती है अपॉर्चुनिटी, बहुत सॉफ्टली, आपको पता नहीं चलता है। उस वक्त अगर आप उस 30 सेकंड को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, कोई आपको 30 मिनट 30 घंटे नहीं देता है। यहाँ की तरह 40 मिनट आप बात करिए, 30 सेकंड भी नहीं मिलता जीवन में आपको अपॉर्चुनिटी कैश करने का। अगर आप उस 30 सेकंड में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, अपना बेस्ट थॉट आगे नहीं रख पाए, अपने बेस्ट आइडियाज नहीं ले पाए और अपने आप को सेल आउट नहीं कर पाए, तो इस जिंदगी की भागदौड़ में, इस कॉम्पिटिशन में आप पीछे रह जाएंगे। आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं, हमारे टाइम पे वो चैलेंजेस नहीं थे। Another important dimension which I want to share with, very importantly, किताबें पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, टाइम वेस्ट मत करिए, ये समय दोबारा नहीं आएगा। आपको लगता है जो आपके दोस्त बने हैं, सब बने आपके साथ रहेंगे, 1% लोग भी आपके साथ नहीं रहेंगे। 1%, बहुत हाई फिगर मैं आपको बोल रहा हूं। मेरे जो मित्र थे, गाइड थे, रूममेट थे, आज मेरे साथ हैं, डॉक्टर मोर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। वो सबसे सीनियर थे बैच के, 5 साल सीनियर थे मुझसे, मैं सबसे जूनियर था। हमारी दोस्ती हुई इस एकेडमिक एक्सचेंज की वजह से, और मेरी लाइफ बदल गई। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि टीचर को उस चश्मे से मत देखिए जो आपको आपके आसपास के लोग दिखा रहे हैं। प्रोफेसर को उस नजरिए से मत देखिए।
आप ये देखिए कि आपका लक्ष्य क्या, उस लक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है। ही इज ए फैसिलिटेटर। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को यहां शेप करेंगे, 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। वन इज IQ, जो आप नॉलेज से जनरेट करेंगे। दूसरा है IQ, EQ, इमोशनल क्वेश्चन, जो आप सोशल एनवायरनमेंट से डेवलप करेंगे। सही व्यक्ति का चुनाव जीवन को बदल देता है। इमोशनली अगर आप वीक हैं, जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है लाइफ में, जिसमें मैं पहले था 15 साल पहले लोअर मैनेजमेंट में, वहां IQ मैटर करती है। अगले 10 साल, पहले 10 साल छोड़ने के बाद आपकी EQ में, हायर मैनेजमेंट में EQ मैटर करती है। EQ आपके डिसीजन मेकिंग को तय करती है कि आप इमोशनल होकर डिसीजन तो नहीं लेते, गुस्से में तो नहीं लेते हो, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में IQ नहीं चाहिए उतना, EQ चाहिए, बैलेंस ऑफ पर्सनैलिटी चाहिए। तीसरा है स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, मेडिटेट करिए, योगा करिए, किताबें पढ़िए। अभी एक मूवी आई है, कितनों ने देखी है, ओपनहाइमर। उसमें गीता का जिक्र है, ओपनहाइमर का पढ़िएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पढ़िएगा, उन्होंने भी गीता के बारे में लिखा कि मैं जब जब गीता पढ़ता हूं और मैं हिंदुस्तान को धन्यवाद देता हूं कि दुनिया को उन्होंने क्या दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति दुनिया का सबसे पावरफुल इक्विपमेंट तैयार कर रहा है, जब वो मेंटल ट्रॉमा में आता है तो किताब की तरफ जाता है, हिंदुस्तान की तरफ आता है। फेसबुक का CEO आता तो हिंदुस्तान आता है, आईफोन का मालिक यहां आता है। कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ा है? आप उसकी स्टोरी को जरूर पढ़िए। वो मत पढ़िए आईफोन बनने बाद की स्टोरी, वो पढ़िए जब वो आईफोन बनाने की प्रक्रिया में, ही वॉज बोर्न टू ए अनमैरिड गर्ल एट 18 ईयर्स। उसको कोई गोद लेने वाला नहीं था, तो उसकी माँ ने, चूंकि चाइल्ड वॉज नॉट रजिस्टर्ड टू ए फादर, तो रजिस्ट्रेशन डाला कि कोई गोद ले ले। अमेरिका में गोद लेने वालों की लिस्ट लगी, तो गोद लेने वाले आए, तो उसमें पढ़ा उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उसकी माँ ने कहा, which was 18-19 ईयर, कि मैं उसको दूंगी जो ग्रेजुएट होगा। तो जो जिन्होंने ऑप्ट किया उस बच्चे को, उन्होंने कहा ये तो ग्रेजुएट ही नहीं है, तो मना कर दिया। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें बच्चा दीजिए, हम उसको जरूर कॉलेज इंश्योर करेंगे। और वो कॉलेज इंश्योर करने के नाम पे उसको गोद लिया गया। जब लिया गया तो वो इतने गरीब थे कि उसको पढ़ा नहीं पाए, फिर ड्रॉप आउट हो गया स्टीव जॉब्स। फिर गैरेज में रहने लगे, फिर एक कंपनी बनाई छोटी सी, काम शुरू किया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एनवायरमेंट नहीं है, इतनी सारी, देखिए ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया की 100 बिलियन की ब्रांड क्रिएट करके गया इतने कम उम्र में, वो कहां से आया था? उसको लिया, कंपनी बनाई, और जिस कंपनी के साथ बनाया उसने बेस्ट बंदे को चुना, टेक्नीशियन को। और 2 साल बाद जब 2 बिलियन की कंपनी हुई, उसी मैनेजमेंट ने उसी स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से निकाल दिया, और फिर सड़क पे आ गया। फिर उसने नया प्रोडक्ट तैयार किया, मेहनत की, और उसको जो हाई मिला मैकबुक से, वो मिला कैलीग्राफी से, जिसकी रूट्स हिंदुस्तान में आती थी, जिसको आप हाथ से लिखते हैं संस्कृत में, कैलीग्राफी से। तो उसने फॉन्ट दिया जिसको विंडोज ने कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपी किया, पूरी दुनिया में काम करता है। तो कैलीग्राफिक फॉन्ट जितने भी आते हैं नॉर्मल से अलग, वो सब वहां से कॉपी हुए। उसको आने के बाद उसी व्यक्ति ने 2 साल पहले जिसने कंपनी से निकाला गया था, उसी आईफोन खरीदा और फिर से उसका मालिक बना। और आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड, जो देश के लगभग 80 देशों की GDP से बड़ा है, वो आईफोन का मालिक एक अननोन मदर को पैदा हुआ, जिसके पास बाप नहीं थे, घर नहीं थे, और गैरेज में उसने 2 बिलियन की कंपनी चलाई। तो एज इज जस्ट ए नंबर। एज से अपने आप को डिफाइन मत करिए। आज 17-18 साल में सचिन तेंदुलकर केवल 16 साल के थे, जो पाकिस्तान में इंडिया के लिए खेल रहे थे। नाक टूटी हुई थी, खून आ रहा था। उस इनिंग के बारे में पढ़िएगा अगर मौका मिले तो। 60-70 रन की है। दुनिया, यहां हमारी स्पोर्ट्स कल्चर है हरियाणा की, हमारा मेडल आता है, हम बहुत खुश होते हैं, बड़े गर्व की बात है, हमारे बच्चे मेडल, हमारी बहनें लेके आती है। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति के बारे में पढ़ा आपने? 28 गोल्ड मेडल हैं उसके पास। माइकल फेल्प्स। 7 साल का उसने स्विमिंग शुरू की थी, 9 साल में मेंटल डिसऑर्डर के नाम पे उसको वापस भेज दिया गया, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर सिंड्रोम। 28 गोल्ड, 28 मेडल ओलंपिक में, बाकी छोड़ दीजिए वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो 7 साल का था, हमें उसके 28 गोल्ड की चमक दिखती है, हमें हमारे एक एथलीट की गोल्ड की चमक दिखती है, लेकिन उसके पीछे उसने जो 15 साल का संघर्ष दिया है, जो सुबह की नींद खोई है 4 बजे उठ के, वो किसी को नहीं दिखती। अगर आपको जीवन समझना है तो सचिन के 15 साल की पहली इनिंग के बाद के कैरियर को मत पढ़िए, उससे पहले कैरियर को पढ़िए, जब वो 9 साल का था और अपना घर छोड़ के मुंबई में रहते हुए शिवाजी पार्क में वहां किसी के यहाँ रहने के लिए आता था, ताकि 2 घंटे रोज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सके। और वो 40 साल में भारत रत्न लेके देश को एक नया नाम दिया। लता कुल 13 साल की थी जब उन्होंने गाना शुरू किया। शिवाजी 16 साल के थे जब देश का पहला किला औरंगजेब, जो भारत के सल्तनत के राजा थे, उसके खिलाफ जिरा। 16 साल तोड़ना पहला किला।
विवेकानंद 39 साल में उत्कर्ष पे देश को एक नई परिभाषा देके चले गए। अपने आप को एज से मत डिफाइन करिए, एज इज जस्ट ए नंबर। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप जिस भूल भुलैया में अभी हैं, जिस ऊर्जा में हैं, उसमें कम समझ में आता है। हमें लगता है हमें सब आता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझे भी लगता था मुझे सब आता है। हमारे पास ऊर्जा है, नो डाउट, नोबडी कैन बीट इट। हमारे पास क्रिएटिविटी बहुत है आज की डेट में, पोटेंशियल बहुत है, हार्ड वर्किंग स्टेमिना बहुत है, फोकस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। ये आप अपने टीचर्स से, कम्युनिटी से, सोसाइटी से, पेरेंट्स से लीजिए। बार बार लोग पूछते हैं मुझसे सक्सेस का पैमाना क्या है। मेरे लिए सक्सेस का पैमाना एक है, जिस दिन मेरा बेटा या बेटी मुझे आके कहेंगे फादर यू आर माई रोल मॉडल, दैट इज द डे आई विल थिंक आई एम सक्सेसफुल। मैथमेटिक्स की बात है, 1 + 1 = 2, सिंपल, राइट? बट इन सोसाइटी 1 + 1 is 11. 1 + 1 is a team. That is the power. You have to build a team to do anything. अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। लोग अक्सर पूछते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चीज क्या है? माउंट एवरेस्ट है कि नहीं है? उससे ऊपर है कुछ माउंट एवरेस्ट से ऊंचा? नहीं है ना? उससे ऊंचा एक और है, उसके ऊपर खड़ा हुआ 6 फीट का आदमी। द मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन ऑफ द एवरेस्ट इज टॉलर देन दैट माउंटेन। There is one more force which is taller and bigger than that man, which is standing on top of Everest. The willpower of that man, जिसको आप हर रोज सुबह 5 बजे अलार्म के साथ तोड़ते हैं, उस विल पावर को। वो विल पावर है जो मून पे लेके गई है। इलॉन मस्क ने 12 साल में गैलेक्सी नाम की किताब पढ़ी, आज वो पूरी दुनिया के आकाश का बादशाह है। हिंदुस्तान, जमीन छोड़ दीजिए, आकाश, स्पेस का, ही इज द किंग ऑफ द स्पेस। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज। आपका वन बुक कैन चेंज योर लाइफ। जितने बड़े व्यक्ति हैं आप देख लीजिए, विवेकानंद, दयानंद, किसी को उठा ले, सबके पास पर्सनल लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी मत रखिए, बट एक किताब हाथ में तो रखिए। स्टेटस सिंबल हाई फोन नहीं होना चाहिए, स्टेटस सिंबल बुक होनी चाहिए हाथ में, जो आपका लाइफ बदल दे। स्टेटस सिंबल 50 इंच की स्क्रीन नहीं होनी चाहिए घर में, एक बुक लाइब्रेरी। आइंस्टीन ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा, आई डिसाइड द नंबर ऑफ मिनट्स आई विल स्पेंड विद ए पर्सन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बुक्स आई सी इन द ड्राइंग रूम। आइंस्टीन जिसके घर में किताबें नहीं होती उसके घर नहीं जाते थे। दैट इज द पावर। गांधी जी को आप पढ़िए कभी, बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। ही इज टू से वेरी इंपॉर्टेंट लेसन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैं राजभवन में था जब कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तो हम लोग राष्ट्रपति भवन काफी मिलना चिलना बात हुआ। उनका एक नैरेटिव मुझे आज भी याद है, ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, डोंट थिंक स्मॉल, थिंकिंग स्मॉल इज ए क्राइम, सो डोंट बी ए क्रिमिनल। अगेन आई रिपीट, डोंट थिंक स्मॉल, डोंट बी ए क्रिमिनल, थिंकिंग स्मॉल इज ए क्राइम। ड्रीम बिग, और सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखे, सपने वो जो खुली आंख से देखे। तो आप आज उस कैपेसिटी में हैं वहां बैठकर कि आप खुली आंख से सपने, जागे हुए सपने देख सकते हैं। उनको पूरा करने के लिए आप में काबिलियत है, गारंटी के साथ काबिलियत है। सो ड्रीम बिग, एंड इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर ड्रीम, दे आर टू स्मॉल। When I decided something in life, people ignored, like Gandhi ji said, first they laugh at you, अरे क्या कर रहा है ऐसे, हंसते हैं, then they ignore you, then they criticize you, then they fight with you, and finally you win. A man who has faith that he will win, he only wins. नीचे बहुत भीड़ है कंपटीशन में, पोडियम खाली है, पोडियम पे 3 ही जगह होती है, नीचे बहुत होती है। क्वालिफाइंग राउंड में 10,000 एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, फाइनल ओलंपिक रेस में 10, 12, 16, और पोडियम पे 3। तो कंपटीशन नीचे ज्यादा है कि ऊपर? ऊपर कम है, नीचे बहुत भीड़ है। तो आप टारगेट को इतना बड़ा करिए कि आप ऊपर बॉयंसी में आ जाएं, ऊपर। यहां में आया टैगोर की बात, आप शख्सियत कैसी हो, टैगोर के बारे में आपने पढ़ा होगा, नोबेल मिला, इतनी भाषा में लिखी, अकेला नोबेल मिला। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह टैगोर को इनवाइट करता है मुसोलिनी। पढ़ा है आपने इसके बारे में? उधर हिटलर थे, इधर मुसोलिनी थे इटली में। वो इसलिए इनवाइट करता है कि अगर टैगोर मुझसे एक बार मिल लेंगे तो मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। लिखा है उस, ही वांटेड टू मीट टैगोर जस्ट टू इंप्रूव अपॉन द इमेज। दैट इज द पावर ऑफ नॉलेज। एक छोटी सी चीज आप याद रखिएगा, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो फेल ना हुआ हो। फेलियर से नहीं घबराना है,
सवाल ये नहीं आप फेल होते हैं कि गिर जाते हैं, सवाल ये है कि क्या आप दोबारा से खड़े होने से मना कर देते हैं। प्रॉब्लम इज नॉट इन लूजिंग, प्रॉब्लम इज इफ यू रिफ्यूज टू राइज अगेन। एंड देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ हु हैज नॉट फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। आई हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स। सो रिमेंबर, फेलियर इज ओनली एन इवेंट, नॉट द पर्सन। व्यक्ति कभी फेल हो ही नहीं सकता। एंश्योर व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, लाइफ में मुश्किल समय आता है, सबकी लाइफ में आता है, यू फील लाइक सरेंडरिंग, अब नहीं होगा, दैट इज द टाइम यू आर गोइंग टू मेक इट, दैट इज द टाइम यू आर गोइंग टू विन इट। I got injured. I was in Kashmir in 2006, 5-6, badly injured, fracture हो गया, and I was nominated for commando course. Very complex situation. With fracture, I had to do command. 42 days and 42 nights is a hell. That day I decided, how do I do the commando course now? It's a challenge. It's a matter of reputation, and I'm an infantry soldier. I can't say no to it. I have to fight it out. I'm sharing this example, how it helps. जिस जगह आप खड़े हैं बहुत बड़ा गड्ढा था, जंगल थे, सरकंडे के पेड़ थे 2000 में। इसी रोड से मैं जा रहा था, 3 नंबर हॉस्टल में मैं रहता था, दो आई वॉज नॉट एलिजिबल, हमने मैनेज किया था किसी के साथ रूम। आई वॉज गोइंग, इट वॉज फॉग, आई हैड एन एक्सीडेंट राइट हियर इन दिस स्पॉट, माई फोरहेड इज ब्रोकन फ्रॉम एयर। विदाउट हेलमेट का दौर था, आप भी विदाउट हेलमेट घूमते होंगे। फॉग था, दिखाई नहीं दिया, खाई में चला गया स्कूटर कहीं, मैं 20-30 फीट अंदर, एंड आई हैड ए सीरियस इंजरी। आई वाज वेयरिंग ए वाइट ब्लेजर काइंड ऑफ थिंग, कंप्लीट रेड। आई केम आउट, तो 3 नंबर हॉस्टल है हिमालय, पता नहीं अभी नाम क्या है। मैं गया, उठाया, एवरीबडी वाज स्लीपिंग, इट्स अर्ली मॉर्निंग, बिकॉज आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग रन एट 4 o'clock। 1-2 लोग मिलते थे, नोबडी गॉट अप। तो मेरे एक मित्र हैं, उनको बहुत सीनियर थे वो, उनको मैंने उठाया, भाई साहब, तो ही वाज शॉक्ड कि क्या है, मतलब वाइट ट्रैक सूट और रेड और सब कुछ, व्हाट इज दिस। मैं कहा भाई साहब हॉस्पिटल चलना है, आप चलिए, स्कूटर वहाँ पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूँ। ही टुक मी टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाला MLC कर दो, ये तो लड़ाई झगड़े का केस है और इसको जो है आप पुलिस को बुलाओ। दे रिफ्यूज टू गिव द ट्रीटमेंट। ठीक है, नहीं दिया, कोई बात नहीं। मेरा एग्जाम था, 7 बज गए, पट्टी उठाई, बांधी, आके हम उसी कंडीशन में एग्जाम में बैठ गए। एमसार की बात है, कुछ लोग शायद उस टाइम के हों, पता नहीं मुझे। लिया एग्जाम दिया, टीचर नहीं हम नहीं पार्टिसिपेट करने देंगे, इट इज फैटल इंजरी, ये वो। आई डिड माई एग्जाम, आई गॉट 76 मार्क्स, कंप्यूटर्स का एग्जाम था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि मैं कितना बहादुर था, सवाल ये नहीं है कि मैं इतना बोल्ड था, मैं वहां भी गया, खुद चला गया, उस भाई को लेके आया, एग्जाम दिया, एग्जाम दे के फिर मैं एडमिट भी हो गया मेडिकल में। सवाल ये सब नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। लोग गोली खाते हैं, मरते हैं, देश के लड़ते हैं। सवाल ये है कि उस दिन ने मुझे एक लेसन दिया, एनीथिंग दैट डजंट किल यू विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। इट डिड नॉट किल मी, सो इट मेड मी स्ट्रॉन्गर। एंड नोबडी ऑन दिस अर्थ हैज डाइड ऑफ हार्ड वर्क, नोबडी हैज डाइड। कितनों ने सुना ये दिल मांगे मोर, विक्रम बत्रा, सुना है? मूवी तो देख ली होगी, कभी एक बार वहां जाके देखिएगा 10 कदम चलने में क्या क्या हालत हो जाती है। कल परसों एक बड़ी कंपनी के CEO की डेथ हो गई है, वो भी सिटी के अंदर, मालूम है ना आपको? CEO कौन सी कंपनी के थे, पढ़ा आपने? पेपर फ्राई, गुड। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। वहां चल नहीं सकते आप 10 कदम, वो लोग लड़े, किस लिए लड़े? हमारी आजादी के लिए। इतनी सस्ती नहीं है आजादी कि हम उसको मजाक में उड़ा दे। हमें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिलता इस ऐसी चैम्बर में बैठ के, इसका मतलब ये नहीं है हम उसको दांव पे लगा दे अपने हरकतों से। अगर हम देश के लिए मर नहीं सकते तो देश के लिए जी लें। आप अपने आप को वोटर काउंट मत करिए, सिटीजन काउंट करिए। यू आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड द नेशन इज लुकिंग अप टू यू। And when you are saying citizen, please don't ask for your rights. Ask about your duties first, responsibilities first. आप डॉक्टर बने, IAS बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, एंटरप्रेन्योर बने, बहुत खुशी होगी, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे इंसान और एक देश के जिम्मेदार नागरिक जरूर बने। अगर आप ये बन पाएंगे तो देश, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाइस चांसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस यूनिवर्सिटी को अच्छा बनाना, ही जस्ट ए लीडर। हम सबके कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इंस्टीट्यूशन को ऊपर ले जाना, चाहे वो टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, बिकॉज दैट इज हाउ वी विल बी नॉन। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं कि दुनिया में आप कहीं चले जाइए, आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे, बहुत कड़वे सवाल है। आपका नाम क्या है? आपकी कास्ट नहीं पूछता है कोई, आपका नाम पूछते हैं, मिस्टर सो एंड सो। दूसरा सवाल, कहां से हैं आप, कौन सी कंट्री से? आपके स्टेट का नाम नहीं पूछा जाता, कंट्री का नाम पूछा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन, आप कहां पढ़े हैं, वेयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम? If you have concrete answer to these 3 questions, then only you can stand tall. Otherwise, you feel ashamed. Corner they ढूंढते हो आप कहीं पे, because you feel ashamed of your country for XYZ thing. You feel underconfident for your own achievements and knowledge.
and you don't feel and take pride in your institution. Whatever institution we have, we should feel proud of it and make it something that we came here and we contributed in this way, and then we move on. मैंने सपनों की बात की, अच्छी बात है. एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ए ड्रीम? ड्रीम अनडिफाइंड होता है. जब उसमें आप टाइमलाइन लगा देते हैं कि आईएएस बनना है इतने साल में, आईपीएस बनना है इतने साल में, जज बनना है इतने साल में, वो आज तय करना है. सो प्लीज पुट ए टाइमलाइन टू योर ड्रीम्स, then they will become your goal and start working reverse clock. And let me tell you, if you can believe in your dreams, it can happen. It happens. दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने सपना ना देखा और वो पूरा ना हुआ हो. So please have this 1000 days plan in your hand today. What you come and do it, and just ensure that you know minutely कहाँ क्या करना है. Another important thing, read books and travel. एक छोटी सी कहानी है. एक सर्दी का मौसम था, एक गिलहरी रहती थी पेड़ के बीच में छिपके. उसके 4 बच्चे हुए. बाहर ओस पड़ी हुई थी, बाहर गीला गीला था. बाहर आए, जैसे ही बाहर निकले, छोटे छोटे पैर, छोटी सी गिलहरी अभी अभी आई थी, तो उसके पैर गीले हुए, तुरंत वापस भागे और मदर को जाके चिपट गए. बोले कि क्या हुआ बेटा, बाहर क्यों नहीं गए आप? कहते मम्मी बाहर बाहर बाढ़ आई है, बाहर बाढ़ आई है, इट्स फ्लड आउटसाइड. दैट मीन्स दैट इज द काइंड ऑफ cocoon and the domain you have. If you want to bigger your cocoon and you want to look up to space, move out, travel. आप दुनिया के बड़े इवेंट में जाइए, दिल्ली जाइए, एक से एक. ऐसा कोई सैटरडे संडे नहीं था मैं दिल्ली नहीं जाता था. बड़े बड़े इवेंट होते हैं. जितनी बड़ी दुनिया हम बनाते हैं और सोचते हैं, दुनिया उससे 1000 गुनी बड़ी है. जो आपकी सोचने की लिमिट है उससे 1000 गुना बड़ा लैंडस्केप है आपके लिए. आप बहुत छोटी दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि अभी आपने अपनी जर्नी जस्ट शुरू की है. लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं, अपने लैंडमार्क्स आप तय करिए और उन लैंडमार्क्स पे चलिए, तब आप वहां पहुंच पाएंगे. So please fix a deadline with your dreams and they will become your goal. Another important point which I want to share is, last minute पे जो glory मिलती है, success मिलती है, सब उसको याद रखते हैं. Lifetime of hard work for a moment of glory. जो एथलीट होता है ना, 100 मीटर की रेस दौड़ता है, वो 1/10 सेकंड या 100 सेकंड से जीतता है. उसके लिए वो 15-16 साल दौड़ता है. माइकल फेल्प्स 7 साल से लेकर 8 घंटे रोज, हाथ गल जाते पानी में, 8 घंटे रोज 12 साल तक, और 15 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया. तो प्लीज अपने दिमाग से 2 चीज निकाल दीजिए. एक तो आपको छोटा नहीं सोचना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं रहना है, अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे, अपनी काबिलियत पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, बैलेंस रहना है. और तीसरा, कुछ भी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए. ये दोबारा नहीं आएगा समय, कभी नहीं आएगा. और एक हॉबी क्रिएट करिए, कोई भी कर लीजिए, चाहे म्यूजिक की, खासकर स्पोर्ट्स की अगर करेंगे तो स्पोर्ट्स आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा. स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि गिरने के बाद आप कैसे खड़े होंगे, हारते हुए कैसे जीतेंगे आप. स्पोर्ट्स पिक कर लीजिए, कोई भी कर लीजिए. एक बुक पिक कर लीजिए. 1 book, 1 child, 1 teacher and 1 pen can change the course of history. At least pick any of these. कुछ भी कर लीजिए. आप लिखना शुरू कर दीजिए, आप ट्रेवल शुरू कर दीजिए, आप कहीं ना कहीं घूमिए, मिलिए. आप अपने अंदर एक स्किल जनरेट करें जिसके दम पे आप दुनिया को कह सके कि आई मीन दिस. तो 2-3 चीजें हैं सर, अनवांटेड एडवाइस है इंस्टीट्यूशन और इकोसिस्टम के लिए. ये तो जनरेशन यहां बैठी है, इस जनरेशन के सामने एक बड़ा क्राइसिस होने वाला है. 40 साल के, 34 साल के बाद देश में नई शिक्षा नीति आई है, और ये वो शिक्षा नीति है जो इनका फ्यूचर तय करने वाली है. अगर अच्छा होगा, इंडक्शन प्रोग्राम में एनईपी को लेके भी एक सेशन रखा जाए और इनको बताया जाए कि ये शिक्षा नीति जिससे आप अगले 10 साल जूझने वाले हैं, 15 साल जूझने वाले हैं, आपको कहां कहां क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आई है, कब कब आपको क्रेडिट सिस्टम मिलेगा, मल्टीपल एंट्री एग्जिट कैसे होता है, कहां आपको इंटर्नशिप मिलती है, किस चीज से आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कहां कहां आप आगे बढ़ सकते हैं. शिक्षा नीति के जो सकारात्मक पहलू हैं, जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं, जो इन बच्चों के भविष्य को तय करेंगे. नहीं तो उनके सामने एक चुनौती ये होगी, ये डिग्री तो लिए होंगे लेकिन इनको आगे का रास्ता नहीं पता होगा. अगले 3 साल उस टारगेट को लेते हुए जो इंप्लीमेंटेशन प्लान होने वाले हैं हायर एजुकेशन में, उन सब के बारे में अगर इस पूरी जनरेशन को पता होगा, दे कैन टेक बेटर डिसीजन एंड दे कैन बिकम मोर सक्सेसफुल एंड प्रोफेशनली मोर कॉम्पिटेंट. दिस इज माई हम्बल एडवाइस सर. सो इफ इट कैन हैपन, दैट विल बी ग्रेट, बिकॉज it is very important. They will be lost after few years. Without taking much time, I think ज्यादा समय मैंने ले लिया. बस मैं 2 चीज कहूंगा. आपके हाथ में एक मॉन्स्टर है,
उस मॉन्स्टर का नाम है गैजेट्स। डोंट लेट इट गवर्न यू। आई एम टेलिंग यू, आपको चैट जीपीटी एआई बड़ा अच्छा लगता है, बट एक्चुअली इट इज टेकिंग अवे योर क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। आपको उसका स्लेव नहीं बन रहा है। एटम बम बनाने वाला आदमी फाइनली सरेंडर करता है। आप कितना ही बड़ा बम बना लीजिए, उसका फाइनल बटन दबाने का डिसीजन एक इंसान के पास होगा। आप कितना भी बड़ा गैजेट बना लीजिए स्पेस पे ले जाने के लिए, उसको कंट्रोल करने का फाइनल ट्रिगर इंसान के पास होगा। वो आर्टिफिशियल मशीन कभी टेक ओवर नहीं कर पाएगी। ह्यूमन बीइंग आर सुप्रीम, यू आर सुप्रीम, so don't become slave to your gadgets because it's taking away your concentration। जो 1.5 मिनट का कंसंट्रेशन टाइम था, फोकस टाइम था बच्चे का, वो घट के 30 सेकंड से भी नीचे आ गया है। इतने क्राइसिस हैं, इतने चैलेंजेस, मैं बोलता हूं हमारे टाइम पे नहीं थे। कितना चैलेंज है, रात को जो है फेसबुक पे लाइक्स नहीं आए, फोटो डाला था, कितना बड़ा चैलेंज है। इंस्टा, अब देखिए ऑर्कुट था किसी जमाने में, उसको उससे बेहतर प्रोडक्ट आया, फेसबुक ने रिप्लेस कर दिया। फेसबुक कितना जबरदस्त चला, उसको उससे अच्छे प्रोडक्ट इंस्टाग्राम ने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद और दुनिया भर के चैट जीपीटी आ रहा है। जैसे कितना क्राइसिस है, इंस्टा फेसबुक इन सब पे लाइक्स ना आना, कमेंट ना आना, और बाहर के लोग आपके बारे में आपका ओपिनियन तय कर रहे हैं। सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ। मशीन इज डिसाइडिंग व्हाट यू विल थिंक। आप एक रील चलाइए, 50 रील वैसी ही मिलेंगी एंड यू आर लॉस्ट। एक आखिरी सवाल पूछता हूं, जब आप मोबाइल उठाते हैं, 10 मिनट देखता हूं, देख के और फिर मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा होगा, फिर पढ़ेंगे, ऐसा ही होता है ना? रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करें, कितने लोग? यही होता है। और आप उसको 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट लगा के बैठते हैं। कितना गिल्ट फील होता है, कितनों को फील होता है गिल्ट, ऑनेस्टली? ओके, कभी जब कोई अच्छी किताब मिल जाती है, उसको पढ़ते हैं, पढ़ के जब उसको फिनिश करके रखते हैं, उसके बाद जो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी आती है, उसको कभी फील किया? दोनों को कभी कंपेयर किया? करके देखिएगा, कभी भी आपको किताब फिनिश करने के बाद गिल्ट नहीं आएगा। ये सब चीजें मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे आपको बाहर आना है, स्पोर्ट्स में डेवलप करना है, खुद को टैलेंट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट लूज नहीं करना है, एज ए पर्सन, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री। और जब आपका मन करे कि अब नहीं होगा, अब गिरने का मन करता है, तब आप एक बात याद रखिएगा। छोटी सी पोएम है, मुझे याद आ रही है। तू कोशिश कर, तू कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा। तू अर्जुन के तीर सा सद, तू अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा। जिंदा रख तू दिल में उम्मीदों को, समंदर के अंदर से भी गंगा जल निकलेगा। तू हौसलों को उड़ान दे, तू हिम्मत रख, बस तू ठान ले कुछ कर गुजरने की, और चला चल, जो रुका रुका सा है चल निकलेगा। तू कोशिश कर, हल निकलेगा। इन सब बातों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेट हो गया, मुझे जाना है। लेकिन माननीय कुलपति वाइस चांसलर साहब ने मुझे निमंत्रण दिया, सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भव्य कार्यक्रम मैंने तो शायद एमडीयू में कभी नहीं देखा। हमारे टाइम पे ऑडिटोरियम फैसिलिटीज नहीं थी, और शायद उस तरह का विजन भी उस एरा में नहीं था। लेकिन आज इस इंस्टीट्यूट्स को देख के हमें भी गर्व होता है, और शान से हम कह पाते हैं कि हम महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। और छोटे इंस्टीट्यूट से भी बड़े लोग निकलते हैं, और बड़े इंस्टीट्यूट से छोटे लोग निकलते हैं। ये तय करता है उस व्यक्ति की काबिलियत से, उस व्यक्ति के फैसले लेने से, उसकी डिटर्मिनेशन से, विल पावर से। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, these 4 days don't waste your time, make a focus of your career. And as Director NBT, Supreme Body of the Publication of the Government of India, I can assure you, those who wants to do internship, because that gives the world exposure. Those who wants to do internship, they are most welcome. Those who want to come for placement, they are most welcome. There is no shortage of job in this earth. I have done placement in my own college. There is no shortage of placement. There is a shortage of talent. There is a shortage of hard work. There is a shortage of skill. Please, again, I am saying, anyone who feel that he is fit, he is competent, is most welcome to our institutions. And as host of the National New Delhi World Book Fair, which is the largest book fair in the world, it's a congregation. I will invite the cultural team of the institute, entire faculty. I will make all arrangements. All these students who wants, please come and see कि दुनिया कितनी बड़ी है। आप बहुत छोटी दुनिया को बड़ी दुनिया मान के अपने लक्ष्य छोटे मत करिएगा। Think and dream big. Thank you. जय हिंद, जय भारत।